नमस्कार साथियों, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लीजिए, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने आपसे जुड़े अधिकारों, आपसे जुड़े कानूनों की बात करने के लिए आपके अपने कार्यक्रम हम, आप और कानून में। साथियों, भारतीय संविधान वो सर्वोच्च ग्रंथ है, वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें हर नागरिक को समान अवसर दिए गए हैं, समान अधिकार दिए गए हैं, जिससे उसका समग्र रूप से विकास हो। साथ ही भारतीय संविधान में कुछ नीति निर्धारक तत्व हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को समान अवसर मिले अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए और साथ ही देश के विकास के लिए। तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हमको सही जानकारी हो, और यही जानकारी आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास इस विषय से संबंधित अपने कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप उन्हें पहुंचा सकते हैं इस फोन नंबर के जरिए हम तक। 1800-233-9418 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 1800-233-9418। और साथियों, याद रखिए कि कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व, इस विषय में और ज़्यादा जानकारी हम लेंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, जिसके लिए स्टूडियो में आए हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। आप हैं माननीय महोदय श्री ईशान व्यास जी, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। तो महोदय, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस विषय को समझने की कोशिश करते हुए, कि नीति निर्देशक तत्व, इससे हम क्या समझें, या अगर आम भाषा में आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहें। जी, तो आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और आपने कहा कि संविधान हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है। बिल्कुल। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जैसे कि मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व संविधान के में अनुच्छेद 38 से जो है इनकी शुरुआत होती है और 51 तक बताए गए हैं। जी। तो मुख्यतः मैं बताऊं कि ये एक ऐसी पृष्ठभूमि है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी विधायिका को, हमारे संसद को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता है कि उस अपने कानून जो हम बना रहे हैं उनको इन तत्वों का ध्यान रखते हुए इनके इर्द गिर्द कहीं जो है कानूनों का, नए कानूनों का या पुराने कानूनों का जो निर्माण किया जाता है। जी, तो मतलब नीति निर्देशक तत्व हैं जो सरकार को या शासन को मदद करते हैं कानूनों को बनाने में। जी, उनको ध्यान रखा जाता है। मतलब जब भी कानून बनाए जाते हैं तो जो हमारे संविधान के रचयिता थे उनका एक ऐसा विजन था, उनकी एक ऐसी सोच थी, उनका दृष्टिकोण था कि जब भी हमारे देश में विधायिका या संसद कानून बनाएगी तो इन तमाम तत्वों को ध्यान में रखते हुए, ताकि देश का उत्थान उस तरीके से हो पाए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई महोदय। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और साथ ही नीति निर्देशक तत्व भी हैं। तो इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? ये देखिए, मौलिक अधिकार की जहाँ तक बात होती है तो वो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल। संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे हमें राइट टू इक्वालिटी है, हमें समानता का अधिकार है, और हमें राइट टू लिबर्टी का अधिकार है। और जहाँ तक नीति निर्देशक तत्व की बात है, वो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं हमारी संसद के लिए, हमारी विधायिका के लिए, कि कानूनों को किस तरीके से बनाया जाएगा और देश में किस तरीके से कानून का राज जो है उन तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जहाँ तक मौलिक अधिकार की बात है तो इनका अगर कोई उल्लंघन होता है तो हम माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं या माननीय उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन होता है तो। पर नीति निर्देशक तत्व चूँकि एक मार्गदर्शक की भूमिका में कहीं ना कहीं संविधान में हैं, तो ऐसे में आप इनका अगर कहीं उल्लंघन होता है तो इसके लिए आप उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं, जैसा कि आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में जा सकते हैं। जी, मतलब अगर अधिकारों का उल्लंघन हो तो उसमें सज़ा का प्रावधान है, और अगर नीति निर्देशक तत्व अगर ध्यान में ना रखे जाएं या उनका उल्लंघन हो तो उसमें मोटे मोटे तौर पर सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा है कि हमारा जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसमें हम जब सुभाष सी कश्यप का हमारा संविधान पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी ही एक रुचिपूर्ण चीज़ है कि जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टैटिक हैं,
वहीं हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, हाँ। उनमें इतना डायनामिज्म है। जी जी जी। मतलब आप देखेंगे, आप उनको जब पढ़ेंगे, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि हमें देखना चाहिए कि किन किन तत्वों को हमारे संविधान में लिया गया है। तो और आप देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी कानूनों का कहीं ना कहीं जो रचे जा रहे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, नीति निदेशक तत्वों का ध्यान रखा जाता है। जी जी। और हम जैसे जैसे आगे इनकी चर्चा करेंगे तो हमें खुद पता चलेगा कि किस तरीके से। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए जानते हैं दर्शक का सवाल। हेलो मैडम। हेलो जी, नमस्कार मैडम, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी नमस्कार बिट्टू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा सर से सवाल यह है सर, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देवें। बहुत जन जागरूक नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में हमें कानून से क्या सहायता मिल सकती है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने का कष्ट करें। बिट्टू जी जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जानना चाह रहे हैं, अगर आप संक्षेप में इनका उत्तर दे पाए। जी बिट्टू जी, काफ़ी अच्छा सवाल है, और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है हमें कि आप इस चीज़ के बारे में जागरूक हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। चूँकि आज कार्यक्रम नीति निदेशक तत्वों के बारे में, फिर भी मैं आपकी जो जिज्ञासा है उसके बारे में कहूँगा कि हमारा जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, आप कभी भी संविधान लीजिएगा, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो आप जहाँ पे भी हों वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसमें आप देखेंगे कि आप शुरू कीजिएगा अनुच्छेद 14 से, तो आपको पता चलेगा कि हमें समानता के अधिकार हैं, हमें स्वतंत्रता के अधिकार हैं, हमें देश में इधर से उधर जाने के लिए हमारे अधिकार हैं, हम कहीं पे भी स्वच्छंदता से जा सकते हैं, और हमें जीने का अधिकार है। बिट्टू जी को मैं बताना चाहूँगा कि हमें जीने का अधिकार भी संविधान ने दिया है। तो संवैधानिक दायरों में रहते हुए जो भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनके अंदर रहते हुए हम उन अधिकारों के साथ यहाँ जी रहे हैं, और ये अधिकार हम सभी लोगों के लिए, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों के लिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद सभी लोगों को, जिनका फ़ायदा जो है वो संविधान पहुंचाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली कि जो भारतीय संविधान है इतना पवित्र ग्रंथ है कि इसमें हर नागरिक को एक जीने का अधिकार दिया गया है। वहीं पे अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो अगर मैं महिलाओं के ऊपर आती हूँ कि जो हमारे देश की आधी आबादी है, महिलाओं को लेकर हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या उल्लेख किया गया है? देखिए, नीति निदेशक तत्व जैसे मैंने बताया कि वो एक मार्गदर्शक होते हैं किसी भी कानून को बनाने में। तो आप देखेंगे कि अमूमन देखने में आता था कि कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार, जैसे कि उन्हें अगर वो किसी कहीं पे काम कर रही है श्रमिक की तरह, तो उन्हें पुरुषों के जितना मेहनताना नहीं दिया जाता था। बिल्कुल। तो इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये भी हमारा एक नीति निदेशक तत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण एक मैं मानूंगा कि एक ऐसा इसमें अनुच्छेद है जिसमें हमने समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया, और उस पर कई कानून बनाए गए। कहीं जो भी स्टेट लिस्ट में थे, अगर राज्य की सूची में थे तो राज्यों ने बनाए, और केंद्र की सूची में थे तो केंद्र ने बना। तो इस तरह के कानून बने, और आप देख रहे हैं कि अब बहुत जगह जहाँ पर श्रमिक महिलाएं हैं उन्हें पुरुष श्रमिकों की तरह मेहनताना दिया जाता है। जी जी, और इसी अच्छी बात के साथ मैं आती हूँ दर्शक के पास। हेलो हेलो, मैं जुलेखा बानोपुरी चार्टी बिलासपुर से। जी जी पूछिए, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका जुलेखा जी। क्या सवाल है आपका? जी, ये ना हम लोगों ने जमीन खरीदे हैं। हाँ, और मकान बना लिए हैं। और जो भांजा है और मामी है, दोनों में केस चल रहा है। हम लोग को 20 साल हो गए, अब हम लोग के ऊपर नोटिस भेज दिए, तो हम कहाँ जाए और क्या करें? जुलेखा जी आप लाइन पे बनी रहिएगा। अगर हमारे माननीय जज साहब अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाहें, जुलेखा जी की एक समस्या है जमीन को लेके मेरे ख्याल से। तो अरे इसमें ना मैं अकेले नहीं हूँ, इसमें 10-12 घर हैं। अच्छा, ये तो आपकी जो समस्या है, आपने फ़ोन के माध्यम से आपने यहाँ पूछा, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा जुलेखा बानो जी आपको कि एक आपकी जो भी समस्या है, अगर आपको कोई विधिक सहायता नहीं मिल पा रही है, उस बात पे हम आ ही रहते हैं, अभी ले लेता हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है सरकार द्वारा, और आप उस प्राधिकरण में आ सकती है। उसका एक दफ्तर है हमारा
और वो जो दफ्तर है वो जो हमारा कोर्ट कंपाउंड है, जहाँ हमारा कचहरी चौक पे जिला कोर्ट रायपुर है, उसी के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक दफ्तर बना हुआ है जी। और आप अपनी समस्या लेके वहाँ आएंगी तो हम लोग प्राधिकरण प्रतिबद्ध है और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि वहाँ पे आपकी समस्या का जो भी विधिक समाधान है जी। जो भी न्यायोचित समाधान है, चाहे वो उन्हें वकील से संबंधित कोई वहाँ पे वकील चाहिए या कोई मुफ्त कानूनी सेवा चाहिए या अपनी कोई बात है उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रावधान है, कैसे करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कानून जो है हम समझना चाहते हैं और अगर हम कानून के विद्यार्थी हो तो नहीं समझ पाते, तो प्राधिकरण आपको बताता है कि यह वस्तु स्थिति है। तो वहाँ पे हमारे काउंसलर्स होते हैं, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स होते हैं जो आपकी समस्या को सुनेंगे और उसका फिर उचित समाधान करेंगे। तो जुलेखा जी, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्राधिकरण के दफ्तर जो कोर्ट कंपाउंड में है वहाँ पे आएँ, ताकि विस्तार से हम आपकी समस्या को देख पाएं, पढ़ पाएं, समझ पाएं और उसका फिर जो भी समाधान न्यायोचित हो सकता है। महोदय, ये जुलेखा जी मेरे ख्याल से बिलासपुर से बोल रही हैं, तो मेरे ख्याल से बिलासपुर में भी ये हाँ, बिलासपुर में तो बिल्कुल मुझे लगा रायपुर से फोन है, तो बिलासपुर में भी कोर्ट का जो कैंपस है, बिलासपुर कोर्ट कैंपस में वहाँ पर एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक दफ्तर है और वहाँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का भी पुराने उच्च न्यायालय भवन में जो है कार्यालय है। तो आप वहाँ जा सकती हैं, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जा सकती हैं और बिल्कुल आपकी समस्या का न्यायोचित समाधान वहाँ पे जो बिल्कुल, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे कि जो महिलाएं हैं वो भी, उनको भी समाज में जो न्याय मिलना चाहिए, तो उसकी एक साक्षात उदाहरण जो थी वो जुलेखा बानो जी थी। जुलेखा जी, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और जैसा कि माननीय महोदय ने बताया कि आप बिलासपुर में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पर जाकर और निःशुल्क आप परामर्श ले सकती हैं, अपनी विधिक सेवाएं जो हैं उनका निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं। और माननीय महोदय, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे कार्यक्रम से पहले कि विधिक सेवा प्राधिकरण ये सुनिश्चित करता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, खास करके जो हमारे समाज के कमजोर तबके होते हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता मिल पाए, बहुत ही न्यूनतम दर पर और त्वरित मिल पाए और सुलभ तरीके से मिल पाए। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बताना चाहूँगा कि एक अनुच्छेद 39A है, 39 का जो है वो मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में बात करता है, जिसके बाद हमारे यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। बिल्कुल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसका दफ्तर दिल्ली में है जी, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसका दफ्तर बिलासपुर में है और अमूमन तमाम जिला न्यायालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर हैं। तो हमने इन प्राधिकरण के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि न्याय जो है उसकी पहुंच समाज के हर वर्ग, हर तबके तक हो सके। बिल्कुल। तो और वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पास काउंसलर्स हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पास अफसर हैं, वॉलंटियर्स हैं। तो न्याय को जितना ज़्यादा सुलभ बनाने की प्रक्रिया जो है, और ये देखिए, ये फिर वही बात है कि नीति निदेशक तत्व में 39 का मैं मुफ्त कानूनी सेवा की बात की, जिसके मद्देनज़र मतलब जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी संसद ने इस कानून को बनाया और उसका जो लाभ है प्राधिकरण के माध्यम से गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, मोहल्लों तक हम पहुंचाते हैं जी। और ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करता है विधिक सेवा प्राधिकरण। माननीय महोदय, जो आम आदमी होता है वो न्यायालय में जाने से डरता है और कानून का दरवाजा खटखटाने में उसको थोड़ी सी हिचक होती है, तो वो अगर कुछ कानूनी परामर्श लेना चाहे तो वो विधिक सेवा प्राधिकरण में किस प्रकार जाए? इस सवाल का मैं जवाब लेना चाहूंगी आपसे इन दर्शक से बात करने के बाद। हेलो जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार सर। मैडम, मैं अर्चना बोल रही हूँ बिलासपुर से। जी अर्चना। सर से मेरा सवाल ये है कि बोला जाता है कि संविधान में महिलाओं को भी समान अधिकार है और उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि उनको न्याय पाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे दिल्ली का ही केस ले लीजिए आप, कि उसमें इतना लंबा समय खींच रहा है लेकिन अभी तक न्याय नहीं हो पाया है। जी। तो इसके लिए कानून में क्या हुआ है? जी महोदय, देखिए महिलाएं कितनी जागरूक होके और आ रही हैं और हम तक पहुंच रही हैं। जी देखिए, जहाँ तक सवाल जल्दी त्वरित न्याय का है तो उसके लिए हम लोग तो प्रतिबद्ध हैं ही जी। और आजकल आप देखेंगे तो जल्दी से जल्दी जो है मसलों का
निपटारा किया जा रहा है। जी। और विशेषकर अगर मैं बात करूं महिलाओं से संबंधित जैसे समस्याएं इन्हें बताई, तो मैं एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। एक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हाँ। अभी जो हमने लॉन्च किया, जिसका नाम है हमर अंगना। अच्छा। उसमें आप ये बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे राज्य की एक पहल है, हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक पहल है। जी। इस कार्यक्रम के तहत हम जाते हैं और ऐसे केसेस आइडेंटिफाई करते हैं जो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा से संबंधित है। अच्छा जी। तो हम खुद जाकर घरेलू हिंसा से, मतलब हमारी जो टीम है, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वो इलाकों में जाकर इस तरह के मसले पता करते हैं कि जहाँ पर क्या कोई ऐसा केस है जो घरेलू हिंसा से संबंधित है, ताकि उसका निराकरण करा जा सके और महिलाओं को उचित न्याय दिया जा सके। तो उसके लिए एक हमर अंगना करके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि 15100 हमारा टोल फ्री नंबर है, 15100। आपको कभी भी कोई समस्या हो तो आप 15100 इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ये एक हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ है जी, और जिसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पर। तो 24 घंटे आप इसमें कभी भी 24/365/7 दिस इज हेल्पलाइन नंबर आप फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी इस पर निःशुल्क फ़ोन कर सकता है। जी, तो जैसा कि मैं इससे पहले जो आपसे सवाल कर रही थी कि अगर कोई व्यक्ति कानून तक ना जा पाए, तो आपने तो खुद ही इतना अच्छा एक उदाहरण दे दिया, एक इतनी खूबसूरत पहल है हमर अंगना के नाम से, हमर अंगना, बिल्कुल, कि कानून खुद जो है वो महिलाओं तक पहुंच रहा है अगर उनको कोई समस्या है। जो सर अभी मेरे से बात की है तो उनसे बात करनी है जी। क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है। मेरे ख्याल से हमारी कोई दर्शक जुड़ना चाह रही हैं लाइन पे। हेलो हेलो, कट गया जी, मेरे ख्याल से हमारा जो कनेक्शन है वो, तो मैं यही बोल रही थी कि जो कानून है वो खुद महिलाओं तक पहुंच रहा है। हमर अंगना, खास करके हमारे राज्य की बात करें, हमर अंगना के माध्यम से। और जैसा कि न्यायाधीश महोदय ने बताया कि 15100 इस पर आप, ये निःशुल्क नंबर है, इस पर आप डायल करके कोई भी आपकी अगर सवाल है, कोई भी आपको विधिक सेवा चाहिए, उसके बारे में परामर्श करना है आपको, तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं और निःशुल्क अपना सवाल कर सकते हैं। महोदय, जैसा कि महिलाओं के बारे में मैं बात कर रही थी, अब आते हैं एक और समाज का जो हमारा तबका है, बच्चों की तरफ। तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या प्रावधान किए गए? जी बिल्कुल, मतलब अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान किया है, और इसको लेकर के कई कानून बनाए गए हैं। जी। दूसरा, अगर हम बच्चों की सुरक्षा के लेकर के हमने कानून बनाए हैं, और हम बात करें कि इसके आगे मैं कुछ और मसले भी इसमें जोड़ लेना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है। तो पर्यावरण जो है, ये तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो कि पूरा, मतलब खाली ना हमारा राष्ट्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चिंता है। पर्यावरण को लेकर नीति निर्देशक तत्वों में जो है, उससे हमारी संसद ने, हमारी विधायिका ने मार्गदर्शन लेकर पर्यावरण से संबंधित कानून बनाए हैं। समाज के वंचित तबकों को लेकर नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान है। तो चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उनकी पढ़ाई से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में है, जिस पर कानून बनाए जाते हैं और अमल में लाया जाता है उनको। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी एक बात करना चाहूँगा मैं कि चूँकि हम लोग बापू के 150 साल मना रहे हैं, महात्मा गांधी के 150वें वर्ष में हम चल रहे हैं, तो जिस तरीके से अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने की, और उसी तरीके से वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के माध्यम से हमने ना सिर्फ राष्ट्रीय अहिंसा की बात की, और आप देखिए कि क्या क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है और क्या सोच है हमारे इस खूबसूरत संविधान के निर्माताओं की, कि हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में भी जो है, मतलब ना सिर्फ देश की अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में भी हमें कि हमारी जो विधायिकाएं हैं, हमारे जो संसद हैं, वो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 के माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में भी पहल करने की बात की। तो हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी लिया, हमने वसुधैव कुटुंबकम को भी लिया, हमने राष्ट्रीय शांति के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में भी। और महोदय, आपने महात्मा गांधी को याद किया, तो महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज को लेकर, तो इसी से संबंधित जो ग्राम पंचायतें हैं
उनके विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान किए बिल्कुल गए हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया कि ग्राम विकास के लिए क्या है, तो बिल्कुल प्रावधान है जी। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जो हैं ग्राम पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए हैं। और ना सिर्फ ग्राम पंचायतों में के लिए प्रावधान किया, आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों में किस तरीके से हमने हक दिया है, महिलाओं को उसमें बराबरी का हक दिया गया है ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ताकि समाज के हर तबके की, हर वर्ग की आवाज़ और हर ऊपर आ सके, और जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण उस स्तर पे भी हो सके, इस तरह के भी वो हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और, चूंकि ग्राम पंचायत की बात हुई है तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने सहकारी समितियों के संबंध में भी, सहकारी समितियों के संबंध में भी प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में किए गए हैं, जिनसे मार्गदर्शन लेकर कानून जो है वो बनाए जाते हैं। और उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाता है वो देखा जाता है। जी माननीय महोदय, एक मेरे मन में अभी सवाल आया था कि जो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें मौलिक अधिकार जो थे वो पहले से मौजूद थे, और बाद में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था। तो नीति निर्देशक तत्व भी क्या पहले से जुड़े हुए थे या उनको बाद में जोड़ा गया था? जी, वो मैं बताना चाहूँगा कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं, हमारा संविधान का जब मसौदा तैयार हो रहा था तो उसमें हम चाहते थे कि हमारा संविधान एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो, ऐसा हमारे संविधान के निर्माता जब चाह रहे थे। तो हमने आयरलैंड, एक राष्ट्र है, वहाँ से हमने नीति निर्देशक तत्वों का वहाँ पे प्रावधान था, तो वहाँ से हमने उनको इनकलकेट किया, इनकॉर्पोरेट किया, हमारे संविधान में उसको हम लेके आए। पर जैसे जैसे समय बदला और जैसे जैसे हम आगे गए तो हमने, चूंकि आज हम यहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 39 का जो है वो भी बाद में जोड़ा गया, जिसमें हमने मुफ्त कानूनी सेवा की बात की, और उसको जोड़ने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम जो है वो लागू हुए। और ये शुरुआत से नहीं था, 39 का बाद में आया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो चल रही है, तो हम लगातार जो है बिल्कुल कहते हैं कि बदलाव ही जो है वो विकास का प्रतीक है। और जैसे एक नदी है जो बहती जाती है और साथ ही आगे बढ़ती जाती है, तो वैसे ही अगर हम अपने संविधान की बात करें तो उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी समय के साथ साथ काफ़ी सारे बदलाव किए जाते हैं। जैसा कि आपने उदाहरण दिया, विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसकी सेवाएं बाद में जोड़ी गई इसमें, और ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही क्रांतिकारी कदम था कि समाज के हर वर्ग के लोगों तक, खास करके जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, उन तक कानूनी सहायता पहुंच सके। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो कि थोड़ा सा हिचकते हैं कि भाई न्यायालय कौन जाए या कौन न्यायालय की शरण में जाए, कौन कानूनी सेवाएं ले? तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण का वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसकी सेवाएं ले सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसे मुफ्त कानूनी सेवा का शब्द हमने इसमें जोड़ा, उसके बाद ये एक नीति निर्देशक तत्व में मुफ्त कानूनी सेवा जोड़ा गया, जिसके माध्यम से हमने विधिक सेवा प्राधिकरण, वो तमाम चीज़ें बाद में आई, और भी कई चीज़ें आती हैं। ये तो एक मार्गदर्शक है, इसके बारे में और कई पॉलिसीज़ होती हैं जो आती हैं, और कई अधिनियम जो है वो लागू करती हैं सरकारें। पर एक बहुत खूबसूरत पहल है विधिक सेवा प्राधिकरण। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि तो एक नालसा जो है, नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं जिसे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो ये बार बार, जैसा कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में खुद संविधान विशेषज्ञों ने कहा है कि ये डायनामिक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने जिक्र किया कि नेशनल बुक ट्रस्ट की जो किताब है, सुभाष कश्यप, उसमें बताते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स स्टैटिक हैं और नीति निर्देशक तत्व अपने आप में डायनामिक है। तो उनका डायनामिज्म आप देखें। और इसी तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण जो अपनी जितनी स्कीम, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, जो लेके आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर स्कीम जो है समाज के हर वर्ग, हर तबके, महिला हो या पुरुष हो, और किसी भी कम्युनिटी का हो, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये तमाम स्कीमें, जैसे हमर अंगना का मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वी आर रीचिंग होम्स, हम लोग घर जा रहे हैं लोगों के, हम पता कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या नहीं है, ताकि कई महिलाओं के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। और जब महिलाएं कोर्ट आ रही हैं तो उनके लिए कोर्ट्स में, उनके लिए न्यायालयों में विशेष उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, इस तरह की प्रावधान किए जा रहे हैं। और
फैसिलिटी सेंटर, किलकारी केंद्र बनाए जा रहे हैं। जैसे अरे वाह। बच्चे आते हैं कोर्ट में, जी जी तो किलकारी केंद्र कोर्ट्स में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो बच्चे रह सके, क्योंकि दिन भर कोर्ट कचहरी का जो समय उनका लगना है, जी। तो उनके साथ अगर कोई बच्चा आ रहा है हाँ हाँ, तो वो किलकारी केंद्र में जा सकता है। मतलब आम जनता की हर सुविधा का ध्यान हर तरीके से रखा और जाए। दूसरा ये कि विधिक सेवा प्राधिकरण में आप, जैसे मैंने 15-100 का जिक्र किया, आप इस पर फ़ोन लगाएंगे, आप अपनी जो भी कानूनी समस्याएं हैं, जी क्या होता है कि समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनको आप जब तक इत्मीनान से बिल्कुल, नहीं बताएंगे कि भैया ऐसा है वैसा है, हाँ हाँ, तब तक उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। जी जी, हम 2-5 मिनट में कुछ नहीं कर सकते। तो ये 24 घंटे मुफ्त हाँ सेवा, हाँ, आप सोचिए, मतलब 24/7 365 हाँ हाँ, आप 15-100 जो है डायल कर सकते हैं, और इस पर अपनी इत्मीनान से अपनी जितनी भी समस्या आप बता सकते हैं। और यही नहीं, मतलब आप, जैसा मैंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर जो हैं वो अमूमन हर कोर्ट कंपाउंड में होते हैं, तो उन कोर्ट्स में जाके, उन दफ्तरों में जाके आप रूबरू वहाँ पे मौजूद काउंसलर्स, वहाँ पे मौजूद माननीय सचिव महोदय होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, तो आप वहाँ पे जो है अपनी रूबरू अपनी समस्या को रख सकते हैं कि इसका हाँ हाँ, कानूनन समाधान जी क्या हो सकता है, हाँ इसके बारे में आप एक गाइडेंस ले सकते हैं। जी, और इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो कि मान लीजिए कई बार होता है कि आपके पास वकील नहीं होता, आपका केस भी चल रहा होता है, आपको पता नहीं होता, बिल्कुल, तो वकील की जो है वकील को मुहैया कराने का काम भी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। जी जी, तो आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं, वहाँ कह सकते हैं, तो आपको वकील जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुहैया कराया जाता है। चाहे लोग जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल में होते हैं, उन लोगों को भी अगर उनके पास वकील नहीं है तो हम विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वकील उनको मुहैया कराते हैं, और उनको बताते हैं कि आपका किस स्टेज पे केस है, आपका जो केस चल रहा है वो कहाँ पर है, और क्या क्या इसमें आगे प्रावधान है। तो मतलब इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा खुद का ऐसा अनुभव रहा है बिल्कुल, कि प्राधिकरण जो है वो इतना प्रतिबद्ध है, जी, इतना कटिबद्ध है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो आपको फील एट होम जिसे हम कहते हैं, जी, आपको मतलब घर जैसा आपको वहाँ लगता है कि हाँ, अब ये एक ऐसी जगह है जी, जहाँ मेरी समस्याओं का समाधान। किया हाँ, जाएगा, तो जी। अकेले नहीं है आप, जैसे हमारा एक वो है कि अकेले नहीं हो तुम, जी। नालसा है साथ तुम्हारे, वाह, जी, तो नालसा आपके साथ है, तो अकेला आप महसूस न करें। हाँ हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्राधिकरण, मुझे लगता है कि आज की तारीख में हाँ। आपकी तमाम विधिक समस्याओं का जो है वो एक वन स्टॉप सेंटर है। आप वहाँ आएँ, आपको जी। वहाँ पे समाधान मिलेगा, और कोई भी आ सकता जी। है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे हाँ। कॉलेज में पढ़ने वाला हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे गांव से हो, चाहे शहर से हो, जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप प्राधिकरण आ सकते हैं, अगर आप वहाँ के मानक में हैं तो आपको बिल्कुल सुविधाएं जो हैं मुफ्त कानूनी आपको दी जाएंगी। जी, मतलब आपको ये guidance- बहुत ही क्रांतिकारी कदम है कि जैसे कानून ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं जन साधारण के लिए कि आइए और हमारी सहायता लीजिए और जी। मुफ्त जो है वो कानूनी सेवाएं लीजिए। ये बहुत ही एक क्रांतिकारी और बहुत बड़ा कदम है कि आम जनता तक कानून की पहुंच हो, सुलभ कानून की, त्वरित कानून की। जी। माननीय महोदय, आपने भारतीय संविधान में जो दिशा निर्देश जी। तत्व हैं उनके बारे में हमको और हमारी जनता को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो देखा साथियों आपने कि विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो कानून को, सुलभ कानून को आप तक पहुंचाता है, और 15100 यानी कि 15100 इस पर आप डायल करके कभी भी अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।